पार्टिकल है या माउथ की गंदगी है वो लंग्स के अंदर जाने लगती है, जिसे हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। तो जो मैंने बताया आपको 22% हम आईसीयू पेशेंट्स देखते हैं, तो जिसमें मैक्सिमम निमोनिया हम देखते हैं वो एस्पिरेशनल निमोनिया होते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो जो कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों ने एस्थमा का नाम सुना होगा, तो ब्रोंकियल एस्थमा है जो सबसे कॉमन देखी जाती है। बट दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों ने सुनी नहीं है बट देखी है, सीओपीडी के नाम से जानी जाती है। सीओपीडी इज बेसिकली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बट इन शॉर्ट हम इसको सीओपीडी समझें। वो ऐसे पेशेंट्स में देखी जाती है जो स्मोकिंग करते हैं, बट आजकल जो हम देख रहे हैं ट्रेंड की नॉन स्मोकर्स जिन्होंने जिंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं करी, उनमें भी ये हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द एटमोस्फेयर। पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से लंग्स के अंदर ऐसे इरिटेंट्स या फिर ऐसे पार्टिकल्स जा रहे हैं जो लंग्स को सीओपीडी की तरफ धकेल रहे हैं। उसमें क्या होता है कि लंग्स की कैपेसिटी जितनी एज के साथ डिक्रीज होनी चाहिए उससे भी ज्यादा डिक्रीज, तो लंग्स वीक हो जाते हैं। अगर हम इसको एक लेमन लैंग्वेज में कहें, लंग की कैपेसिटी डिक्रीज होने की वजह से इम्यून सिस्टम लंग का इटसेल्फ कमजोर होता रहता है। लंग बिकम मोर प्रोन टू निमोनियाज। ठीक है, तो लंग की सबसे मुख्य बीमारी निमोनिया है जो हम देखते हैं। इसके अलावा एक अलग बीमारी जो आप लोगों ने देखी होगी वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कई बार हम लोग ने देखा होगा कि खराटे आते हैं, पेशेंट जो हैं थोड़े ओबीस या वजन ज़्यादा रहता है और साथ में उनको बैठे बैठे नींद की बीमारी, मतलब बैठे बैठे ऐसे झपकी लेना, जब वो आइडल है मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। सिंगल टाइम में रात को नींद नहीं आई बट दिन में बैठे बैठे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ओके। बट इफ यू सी कि वो रात की जो नींद है वो कभी भी प्रॉपर नहीं आ रही, रात को बहुत जोर के खराटे लेते हैं और रात को कोई ना कोई घर का मेंबर नोटिस करता है कि इनका सांस रुक रहा है, तो देन पेशेंट शुड बी स्क्रीन्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मतलब OSA के लिए ऐसे मरीजों को हमें स्क्रीन करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि क्या बीमारी है। इसके अलावा एक और बीमारी जो बहुत कॉमन विद एडवांसिंग एज है वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD, जिसे हम आम भाषा में फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि लंग्स एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, बट जब वो इलास्टिक स्ट्रक्चर एक फाइबर स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो जाता है तो लंग जो है सिकुड़ने लगते हैं। इलास्टिक को तो हम फुला सकते हैं, चाहे थोड़ा फुलाएं, बट फाइबर यानी जैसे कपड़ा या धागे जैसे हो गया उसे हम फुला नहीं सकते, तो वो श्रिंक करने लगते हैं। अगर हम उसे अर्ली एज के अंदर डिटेक्ट कर लें तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा अलग बीमारियां, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब तो हम आम सुनते आए हैं, बट मैं एक मैसेज बड़ा स्पेसिफिकली देना चाहूँगा कि किसी को भी अगर परिवार में, परिवार के सदस्य या जानकारी में किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो शी शुड गेट हिम और हरसेल्फ चेक। 2 से ज़्यादा हफ्ते की खांसी को कभी भी निगलेक्ट ना करें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कई बार पेशेंट्स एट दिस एज ग्रुप मल्टीपल बीमारियों से पीड़ित होता है, शुगर है, BP है, थायराइड है, तो हर बीमारी अपना पर्टिकुलर साइन नहीं दिखा पाती, ना ही निमोनिया ना ही कोई और गंभीर बीमारी अपना साइन दिखा पाती है। तो हमें ऐसी बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए 2 हफ्ते की खांसी होते ही तुरंत से तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा आपने सुना होगा लंग्स के बाहर पानी भरना, जिसके कई कारण हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल निमोनिया टू TB टू लंग कैंसर। तो उसे जल्द से जल्द हमें पता लगवाना चाहिए। उसका एक बड़ा सिंपल मेथड है, एक सुई डालते हैं, पानी निकालते हैं, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती और उसके बाद हमें पता चल जाता है वो पानी किस वजह से भरा। ज़्यादातर रीज़न जो हम इंडियन सेटअप में देखते हैं वो इन्फेक्शन है, बट विद एडवांसिंग एज 65 से ऊपर जाते हमें चांसेस लगते हैं कि शायद कुछ कैंसर की भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी खांसी है, जिनको बलगम आता है या बलगम में खून आता है, तो वो तुरंत डॉक्टर से मिले। साथ में भूख में कमी, वजन में कमी, बुखार रहना, ये ऐसे लक्षण हैं जो कि एक गंभीर लंग्स की बीमारी की तरफ इशारा कर सकते हैं।
इनको बचाने का, ये तो अब हमने पता कर दिया कि बीमारी क्यों हुई, बीमारी कैसे कौन कौन सी हो सकती हैं, उनके क्या मुख्य लक्षण हैं, क्या मुख्य सिम्टम्स हैं, बट उनको प्रिवेंट कैसे करना है। प्रिवेंशन तो देखो मेजॉरिटी चीजें हमें पता है। वन ऑफ द मेजर थिंग इज रेगुलर एक्सरसाइज। मुझसे कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब हम क्या एक्सरसाइज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वॉकिंग। अगर हम वॉक करना स्टार्ट करें एट अ ब्रिस्क पेस, जो कि हर कोई कहता है 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक अगर हम कोई कर लेते हैं तो हमारी लंग की कैपेसिटी नेचुरली इंक्रीज हो रही है। उसके लिए स्पेसिफिकली अलग एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं पड़ती कि हम बहुत फोकस करें एक अलग एक्सरसाइज की तरफ। इसके अलावा बैलेंस डाइट, जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि इट शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, बट अपनी डाइट को बहुत फोकस्ड वे में लेने हैं एंड ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं जस्ट टू गेट के बहुत जल्दी वेट लॉस करना है। तो ऐसे कई चीज़ें चली हुई हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड देम एज सच कि आप अपना ब्रेकफास्ट मिस करें या फिर बिल्कुल अपना मील्स स्किप करें जस्ट फॉर वेट लॉस। You have to have an adequate balanced diet, otherwise this thing is going to create problems in multiple ways. Okay? And third important preventive measure is avoiding or completely quitting smoking. Smoking is a major risk factor for all respiratory problems. Okay? इसको एक जहर समझ लो जो कि लंग्स में जाता है, तो वो एक भी सिगरेट आपके लंग्स को प्रॉब्लम कर सकती है। तो completely quitting smoking is an important part. इसके अलावा वैक्सीनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आज से 2 साल पहले 21 में वैक्सीन हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई इन फॉर्म ऑफ कोविड-19 वैक्सीन दैट गिव अ बूस्ट आर नॉट टू बी यूज्ड ऑन अ रेगुलर बेस, बट पेशेंट्स हु हैव अ प्रॉब्लम of lung diseases and their diseases are aggravated at times of worsened air pollution, they are the right candidate for air purifiers. It is not that air purifiers have to be purchased every time a patient gets a problem or he or she thinks that he might get a problem. But air purifiers are for those who are at risk and have history of recurrent admissions at times of air pollution increase or worsening of air quality index. And मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अडेयरिंग टू मेडिसिन। आप में से अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, लंग रिलेटेड मेडिसिन, पर्टिकुलरली इनहेलर्स ऐसी मेडिसिन हैं जो आम लोग लेते हुए कतराते हैं। जो हमारे मन में मिथ फैला हुआ है कि अगर मैंने इनहेलर ले लिया तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी या फिर ये बहुत नुकसान देते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली हम लोग अगर आई के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वी गेट आई ड्रॉप्स, है ना, ताकि हमें आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आई ड्रॉप्स डालने। बट अगर वही आई का डॉक्टर आपको कहे कि गोलियां ही खानी है, आई ड्रॉप्स कोई नहीं है, देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ गोलियां ही खाएं, प्रॉब्लम तो हमारी आईज में है। सिमिलरली जब लंग्स में प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं कि दवाई सिर्फ लंग्स में पहुंचे, खून में ना जाए, पेट में ना जाए। तो उसको इन्वेंट करने का तरीका हमारे पास था इनहेलर्स, क्योंकि जो भी हमने सांस लेना है वो नाक या मुंह के रास्ते लेना है। मुंह के रास्ते सांस खींचना हमें आसान लगता है, लंग में डिपॉजिट करवाना इजी लगता है, इसीलिए हमने ये इनहेलर्स कैप्सूल वाले या स्प्रे वाले या नेबुलाइजर के नाम से इन्हें यूज किया। तो कई बार लोग अपने आप उसको छोड़ देते हैं। कंसिडर इट टू बी एज गुड एज योर कार्डियक मेडिसिन। अगर शुगर की, बीपी की, हार्ट की मेडिसिन हम नहीं छोड़ते तो व्हाई डू वी लीव इनहेलर्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन स्पेशली इनहेलर्स हैं तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पे ही कंटिन्यू करें, उन्हें बिना एडवाइस के प्लीज बंद ना करें। और अगर आपको प्रॉब्लम पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा another important thing is preventive health checkup। आजकल there is a trend कि कोई प्रॉब्लम है किसी को थोड़ी भी तो वो एक ऑनलाइन बुक करवाता है, कोई सैंपल आता है, ले जाता है, सैंपल की रिपोर्ट 20-30 पेज की आती है एंड एवरीबडी थिंक्स कि मेरी रिपोर्ट ठीक आई है या रिपोर्ट में 19-21 आया देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हाट वी मिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज लंग्स हमारे इससे चेस्ट का इतना बड़ा हिस्सा हम मिस कर देते हैं। बॉडी में से तो सिर्फ ब्लड ले रहे हैं, बट लंग्स का कोई भी टेस्ट
ब्लड रिलेटेड नहीं है. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग that has to be examined by a doctor. Then a chest x-ray, a simple chest x-ray would be sufficient to get to know कि lungs में कोई problem हो रही है कि नहीं हो रही है. थर्ड, जैसे हम लंग्स लिवर के लिए LFT कराते हैं, किडनी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, हार्ट के लिए इको कराते हैं, वैसे ही हमारे पास लंग्स के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने में थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज उसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है. एक मशीन है जिसके अंदर पेशेंट को ब्लो करना है, जोर के फूंक मारनी है. उसके बाद भी गेट टू नो कि उसके पेशेंट के लंग्स कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वो कितने नॉर्मल होने चाहिए थे और अभी कितनी कैपेसिटी है. अगर वो कैपेसिटी एज पर एज डिक्रीज हो रही है तो उसको हमें फर्दर इवेल्युएट करना है कि वो वैल्यू डिक्रीज क्यों आई है. उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, एग्जामिनेशन हो सकता है. बट पहली चीज हमें एक PFT अपने हेल्थ चेकअप के अंदर डालनी. आप ECG एक एनुअल बेस पे कराते हैं, आप इको एनुअल बेस पे कराते हैं, बट एक एक्सरे और एक PFT जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो हम मिस कर जाते हैं. तो हमें एक्सरे और एक PFT अपने उसमें डालना चाहिए. इसके अलावा कब एक इमरजेंसी है, हमें हॉस्पिटल कब रश करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एन OPD बेस. अगर किसी को थोड़ी बहुत सांस की प्रॉब्लम है और वो सडनली वर्सन हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अचानक इतनी बढ़ गई है, कोविड के बाद मेजॉरिटी लोगों में घर पर या आसपास एक छोटी सी मशीन जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं अवेलेबल है. जब हम उसको चेक करें अगर वो 94 से नीचे की तरफ जा रही है देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर ऑन एन अर्जेंट बेस. ठीक है, उसको हमने निगलेक्ट नहीं करना. थर्डली, इसके अलावा जब भी किसी को खांसी में खून आए, ठीक है, खांसी में खून आना और पर्टिकुलरली इतना आधी कटोरी जितना, अगर किसी को आधी कटोरी जितना खून आता है तभी इमरजेंसी जाना है. शुड नॉट वेट फॉर कल दिखाएंगे 2 दिन बाद दिखाएंगे. दैट इज एन इमरजेंसी बिकॉज लंग्स के अंदर 50 ml से ज़्यादा ब्लड कंप्लीटली लंग को ब्लॉक कर सकता है. ठीक है, तो लंग के अंदर 150 ml अगर ब्लड चला जाए तो वो कंप्लीटली बंद हो जाएंगे. और अगर आधी कटोरी हम करें कैलकुलेटेड अमाउंट्स अराउंड 50 ml, मतलब 50 ml के करीब खून चला गया है. अगर 50 बाहर निकला तो हो सकता है 50 अंदर भी गया. तो हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना अगर किसी को आधी कटोरी जितना खून आता है. तो ये मेजर पॉइंट्स थे जो मैं आपको हेल्थ अवेयरनेस में लेके आना चाहता था. इसका क्रक्स रहेगा प्रिवेंटिव मेजर्स में कि आपने अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेज रखनी है. अगर आपने कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पहले डॉक्टर को चेक कराना है, अपनी मेडिसिन को एडहेयर करना है और वैक्सीनेशंस को अपनी एक रेगुलर हैबिट में लेके आना है. आप खुद लगवाएं, अपने कोलीग्स को एनकरेज करें ताकि ऐसी गंभीर बीमारियों से आप लोग बच सकें. थैंक यू वेरी मच. गहराइयों से, दिल की गहराइयों से गम कटाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो. अश्क अनमोल है यूं न खोना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों से हंसी. भजन बिन बावरे रे तूने हीरा सा जन्म गवाया, रे तूने हीरा सा जन्म गवाया. भजन बिन बावरे, भजन बिन बावरे. कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया, कभी न हरि गुण गाया. कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया, कभी न हरि गुण गाया. पच पच मरा बैल की न्या